हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है उसमें क्लास नंबर 22 है। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों का आज और कल सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जिनमें हमें जो ये सीरीज चल रही है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कक्षा 8 तक की जो हमारी SCERT की बुक है उसको कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से हमारे देखिए यहाँ पे 22 यहाँ पे चैप्टर 22 क्लासेस हो चुकी हैं और मुझे टोटल 28 क्लासेस पूरी करनी है, जिसमें आपकी पूरी आपकी कक्षा 8 की क्लासेस सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज 22वां चैप्टर क्लास है, ये 22वीं कक्षा है और टोटल 22, ठीक है, 22, 23, 24 और 25, सॉरी 24 और 25, ये पांच चार जो क्लासेस हैं ये चारों आज ही आपको करनी होंगी। ठीक है, चारों आपको आज ही मिल जाएंगी, मतलब कम से कम 2-2 3-3 घंटे के अंतराल पे आपको ये चारों मिल जाएंगी। ठीक है, ये चारों हो जाएंगी तो 4 ये हो जाएंगी और 3 कल बचेंगी आपकी, 3 कल के लिए बचेंगे। कल हमारी 5 तारीख है, तो हमारा जो हमने जो आपसे वादा किया था 5 तारीख तक के लिए, तो 5 तारीख को हमारा ये कक्षा 8 तक की ये सब जितनी भी सीरीज में कक्षा 8 तक के SCERT में जितनी भी चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और जो रही बात मैथ्स की, मैथ्स के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं कि मैथ्स की सर आप नहीं करवा रहे हैं या फिर लेट हो रहा है। ठीक है, तो मैथ्स में 3 से 4 चैप्टर बचे हैं, हालांकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं करवाऊंगा। एक एक क्लास कम से कम आज मैं आपको जरूर दे दूंगा मैथ्स की, और कल का दिन और है ऐसा, कल भी एक कम से कम, 2 भी हो सकती हैं। और उसके बाद से तो हमें सिर्फ क्वेश्चन, जो साइंस में मैंने कहा था कि आपको 500 से 1000 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को करवाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो उसके साथ मैथ्स की आपको डेली 2-2 वीडियो भी मिलेंगे, तो 3-4 दिन में वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ्स की आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको जरूर कंप्लीट पूरा करूंगा अपने, ठीक है, तरीके से। और ये जो आपकी साइंस के लिए कहा था 5 अप्रैल तक, तो 5 अप्रैल को ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, पदार्थ परमाणु की संरचना। ठीक है, पदार्थ की मूलभूत इकाई पदार्थ से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है खनिज एवं धातु। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे देखिए खनिज एवं धातु जो दूसरा चैप्टर है वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो ये लिखा है परमाणु की संरचना, ये आपका पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, इससे इससे संबंधित है पूरा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा कि काफ़ी चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 8 की जितने भी क्लासेज हैं आज से लेके कल तक, सिर्फ आपको आज से कल तक ही समय देना है, और मुश्किल से 7, टोटल 7 क्लासेज हैं। ठीक है, मुश्किल से 20-20 मिनट की हैं, तो आप लोग टोटल वही 1.5 घंटा, सारा मिला के 1.5 घंटा ही आपको देना है। तो आप लोग प्लीज़ इसको सीरियसली लें। कक्षा 8 की जितनी भी ये सीरीज चल रही है, अभी देखिए तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एक और 2 को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सीरियसली लें और इसमें अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको जरूर देखें आप लोग। बाकी 7th और 6th की एक बार आपने अगर मिस कर दी उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। अब यहाँ पे देखिए, पदार्थ, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिसे परमाणु नाम दिया गया। इसी प्रकार दार्शनिक डिमोक्रिटस और इपिक्यूरस के भी यही विचार थे। उन्होंने पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु के बारे में किसने बताया था, ठीक है, परमाणु की अवधारणा किसने दी, सूक्ष्म कणों की अवधारणा किसने दी, अगर ऑप्शन में महर्षि कणाद है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिमाक्रिटस हुआ, एपिक्यूरस हुआ, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको भी छोड़ा नहीं जा सकता, इसको इसका देखना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे दिखा है, सभी परमाणु एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। ठीक है, 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, कैसे? अब यहाँ पे देखिए, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, H और H, और ये मिलके हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, H2। ठीक है, ठीक है, और जब वो देखो समान थे, समान थे, समान, जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु का एक अणु H2 बनता है, तो ये हमारा तत्व एक प्राप्त हो गया। और यौगिक क्या होता है? जब असमान परमाणु आपस में मिलते हैं, जब असमान परमाणु आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है? यौगिक का अणु प्राप्त होता है। जैसे H मतलब हाइड्रोजन का एक परमाणु और Cl क्लोरीन का एक परमाणु, तो क्या बनेगा? HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा बन गया। ऐसे देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो यहाँ पे देखिए सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है, कौन कौन कितने सिद्धांत हैं। ठीक है, तो सिद्धांत यहाँ पे देखिए 2-3 दिए गए हैं।
अब देखिए पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखिए, इसमें क्या था, यहाँ पे सारी चीजें हो गई, ठीक है। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1880 में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं, ठीक है। इनके अनुसार इनके सिद्धांत में मुख्य बातें क्या थी, पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिसे परमाणु कहते हैं। सिर्फ इसको सुनते जाइए, लगभग चीजें आपको पता ही होंगी, जो चीज नहीं पता है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी समझाने का बहुत ज्यादा समय नहीं है। परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं, ठीक है। ये था डाल्टन की थ्योरी। फिर ठीक, परमाणु का संगठन, इन्होंने क्या कहा था, डाल्टन के अनुसार परमाणु का एक अविभाज्य कण है, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु क्या, विभाज्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने सर्च किया और यहाँ पे कहा कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उनकी एक निश्चित संरचना होती है, उसमें कई प्रकार के अवयवी कण या मूल कण विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये तीन मूल कण हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मूल कण हैं इसके, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन से संबंधित, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे टॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। ये अधिसूक्ष्म ऋणावेशित तो कण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन आ सकता है, कैसा आवेश होता है, ऋणावेश, या फिर पूछा जा सकता है ऋणावेश निम्नलिखित में से किस में है, तो इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। अब प्रोटॉन के बारे में, और इनके खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन, ठीक है। अब प्रोटॉन को देख लीजिए, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने, ठीक है, गोल्ड स्टीन ने, पहले देखिए प्रोट्रॉन लिखा है, ठीक है। प्रोट्रॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने सन 1886 में की तथा बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। यहाँ पे देखिए ट्रॉन, टा के नीचे ऐसे लगा है, ठीक है, प्रोट्रॉन, और यहाँ पे सिर्फ टा लिखा है, ठीक, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी, रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया, ठीक है। इसका नाम किस रदरफोर्ड ने दिया है, लेकिन इन्हीं को माना जाता है प्रोटॉन का जो मतलब खोज करता है, या जो भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के लिए आविष्कार जो कहा जाता है वो रदरफोर्ड को ही कहा जाता है, ठीक है। ये सूक्ष्म धनावेशित मूलकण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, उसमें देखिए ऋणात्मक होता था इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, ठीक। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेश हो गया, प्रोटॉन धनावेश हो गया, और न्यूट्रॉन क्या होगा, ये आपका उदासीन होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन होगा, ना तो मतलब ना तो ऋणावेश होगा ना तो धनावेश। जैसे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो इनके जो खोजकर्ता हैं, आविष्कारक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और कौन सा इस पे आवेश होता है, ठीक है। अब परमाणु संरचना मॉडल, ठीक है। मुख्य रूप से तीन वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो किन किन तीन लोगों ने किया, एक ने जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, ठीक। तो जे टॉमसन का पहले देख लीजिए, इधर इनकी फोटो बनी हुई है। जे टॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपना विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, ठीक, परमाणु को, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं, ठीक है। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, ठीक है। तो इनका जो मॉडल था उसको समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया। इसमें ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी, जो कि 0.0004 सेंटीमीटर मोटी एवं पर अल्फा कणों से बमबारी की, ठीक है। अब देखिए बमबारी करने के बाद उन्होंने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अर्थात अप्रभावित रहे, ठीक है। सीधे मतलब हो गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। देखिए ये सीधे कुछ चले गए हैं, कुछ ये देखिए ऐसे करके ऐसे विचलित हो गए हैं, ठीक है। और बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए, तो ये ऐसे जाके ऐसे वापस आ गए, ठीक। तो रदरफोर्ड ने अपने प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। परमाणु का संपूर्ण धन आवेश केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है।
परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, ठीक है। अब इन्होंने यही सब चीजें बताई और फिर इसके बाद क्या था, नील्स बोर का मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणुविक मॉडल की आलोचना की। उन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे, इसलिए इनकी बात को नकार दिया। अब नील्स बोर का परमाणु मॉडल देखिए। इनका देखिए परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। बोर ने यह प्रस्तावित किया परमाणु का समस्त द्रव्यमान धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है, ये तो उन्होंने भी कहा था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर या अचर कक्षाओं में घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित कक्षा तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का बोर का मॉडल दर्शाया गया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। अनेक वर्षों तक केवल दो मूल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। सन 1932 में जेम्स चैडविक ने एक कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक जिसके परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। ये हो गया परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक, इनके बारे में यहाँ पे जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए किसी तत्व के, इसको जानना बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व में परमाणु के नाभिक जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यही होता है। क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। अब द्रव्यमान संख्या देखिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे प्लस जितने न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को जोड़ देंगे तो उसकी द्रव्यमान संख्या आपकी निकल आएगी, ठीक है। कहीं पे भी प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है तो द्रव्यमान संख्या आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं इस सूत्र से, ठीक। अब समस्थानिक देखिए क्या होता है। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब किसी तत्व के वे परमाणु, तत्व है उसके जो परमाणु होते हैं उनकी जो परमाणु संख्या है वो समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक प्रोटियम H1, ड्यूटेरियम H2 तथा ट्राइटियम H3 हैं। इन तीनों समस्थानों के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे देखिए सब में देखिए बाकी सारी चीजें एक ही एक है, बराबर है, और न्यूट्रॉनों की संख्या 0 1 2 अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दर्शा भी दिया। आयनों का बनना, इनमें लिखा है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ये तो पहले ही बोल चुके हैं, आगे देखते हैं। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन से निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होता है जिसे आयन कहते हैं। आयन किसे कहते हैं? किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से कण प्राप्त होता है, जो कण प्राप्त होता है उसे आयन कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण सोडियम के परमाणु में, सोडियम का परमाणु यह है, ठीक है, में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह विद्युत उदासीन होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उसमें 11 प्रोटॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन शेष रह गए। प्रोटॉन धन आवेशित को अधिकता होने के कारण सोडियम धन आयन बनाता है, ठीक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और 11 प्रोटॉन है वो धनावेशित होता है, 11 ज्यादा हो गया इसलिए ये धन आयन बनाता है सोडियम। अब क्लोरीन में देखिए 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, उसने ग्रहण कर लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 18 मतलब 18 ऋणायन ज्यादा हो गए, इसीलिए जो क्लोरीन है वो ऋणायन बनाता है, ठीक है। संयोजकता, ठीक। हम जानते हैं कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है, जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से भी देख सकते हैं, किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है, ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए HCl में Cl की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है, ठीक। अब यहाँ पे H2O में देखिए, H2O में क्या है? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करती है, ठीक है।
तो संयोजकता इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए खनिज एवं धातु, इस वाले चैप्टर को देखिए, ये इसमें शायद ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें थोड़ी सी शायद ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, हाँ इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं लगभग उससे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए सोना, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी धातुएं तत्व के रूप में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं प्रकृति की यौगिक रूप में पाई जाती हैं। तो देखिए सोना, प्लेटिनम ये क्या है, तत्व के रूप में पाई जाती है, ठीक है, तत्व के रूप में पाई जाती हैं। और जो प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती है, इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रकृति में कौन से ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, तो लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि। दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं। इस श्रेणी में कॉपर, लेड, सीसा, जिंक, जस्ता, निकिल आदि आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिजों में जैसे क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइट, ग्रेनाइट। इसके अतिरिक्त बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती है, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। ठीक, चट्टानें काहे की बनी होती है, सिलिकेटों की, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। ठीक, समुद्र पाए सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट आदि खनिज समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, समुद्री जल में पाए जाने वाले खनिज कौन से हैं, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट। ठीक है, खनिज धातु, धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक आदि अधातु खनिज हैं। खनिज धातु व अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे बॉक्साइड नामक खनिज एल्युमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। इस प्रकार कॉपर, ग्लास, तांबा तथा सल्फर अधातु का यौगिक है। ठीक है, देखिए अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज जिनके धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक, अधिकांश अयस्कों में केवल एक ही धातु प्रस्तुत होती है। कुछ प्रमुख अयस्क एवं उनके निष्कर्षित किए जाने वाले धातु अधोलिखित तालिका में दर्शाए गए। अब इनको देख लिए, अयस्क ये पूछे जाते हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं। धातु का नाम मैग्नीशियम, अयस्क का नाम मैग्नेसाइट, इसका जो रासायनिक सूत्र है Mgco3, और अयस्क का रूप क्या है, कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कैलेमाइन कहा जाता है, अयस्क का नाम Zn CO3 कार्बोनेट, ये भी है। लेड को अयस्क का नाम है गैलेना, PbS सल्फाइड। ठीक है, कॉपर, कॉपर ग्लास, CO2S सल्फाइड। आयरन हेमेटाइट, Fe2O3 ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम बॉक्साइड कहा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड। ठीक, Al2O3 2H2O। ठीक, ये ऑक्साइड के रूप में है आपका। सिल्वर ये अर्जेंटाइट कहा जाता है, Ag2S सल्फाइड के रूप में। कैल्शियम जिप्सम CaSO4 2H2O, ये सल्फेट के रूप में है। ठीक है, भारत में खनिज की उपलब्धता, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी सीटेट का एग्जाम दिया होगा, उसमें शायद पूछ दिया गया था पेट्रोल कहाँ पाया जाता है सबसे सर्वाधिक, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अलग, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, हेमेटाइट लोहा है, अयस्क का नाम है हेमेटाइट, और कहाँ मुख्यतः पाया जाता है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तांबा, इसका अयस्क का नाम भी याद रखिए, कॉपर पाइराइट, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सोना मुक्त अवस्था में कहाँ पाया जाता है, कोलार, कर्नाटक, खान, उत्तर प्रदेश, वो सॉरी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक, एल्युमिनियम बॉक्साइड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। कैल्शियम चूना पत्थर या सभी राज्यों में पाया जाता है। संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक, तो राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में कैल्शियम जो है। इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं। पेट्रोलियम द्रव अवस्था में भूपृष्ठ से प्राप्त किया जाता है, इन्हें खनिज तेल कहते हैं। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, अधातु का नाम सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन। अधात्विक खनिज अभ्रक, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान। ठीक, कार्बन संगमरमर, चूना पत्थर, राजस्थान। कार्बन एवं हाइड्रोजन पेट्रोलियम, गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहानों पर। कार्बन, कोयला, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। ठीक, भारत में सोना, तांबा, जिंक, जस्ता तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है तथा प्लेटिनम खनिज का पूर्ण अभाव है। ठीक, और यहाँ पे अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को धातुकर्म कहते हैं। ठीक, धातुकर्म किसे कहते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा है। अब देखिए भौतिक अवस्था, धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था पहला है,
सामान्य ताप पर प्रायः सभी ठोस होती हैं, परंतु पारा जो है, पारा है वो द्रव होता है। तो जो धातु है, पारा एक धातु है जो द्रव रूप में होता है, ठीक है। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती है। जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका इत्यादि ठोस के रूप में तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है। ये सारी अधातुएं हैं। अधातु सामान्यतः गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका ये आपके ठोस के रूप में होती है, और ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो आगे बढ़िए। चमक। अब देखिए धातुओं के भौतिक गुण थे, इनको बस ऐसे देख लीजिए। भौतिक अवस्था एक हो गया, कठोरता हो गया, चमक हो गया, वर्धनीयता हो गया, ठीक है, तन्यता हो गई, ठीक। अब कुछ और भी जाने इसमें, देखिए कितना अच्छा लिखा है। 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होगी। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 1 सेंटीमीटर में 20 लाख चादरें, मतलब उसकी मोटाई 20 लाख चादरों के बराबर, मतलब 20 लाख चादर इतनी पतली बनाई जा सकती है कि 1 सेंटीमीटर ही उनकी ऊंचाई होगी। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। तो अरे यहाँ पर इसको छोड़ दिया था मैंने हाईलाइट करने के लिए, लेकिन मैंने जब इसका पीडीएफ बनाया तब मैंने यहाँ पे ध्यान दिया। ये चीज यहाँ पे देखिए, धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक। अब देखिए रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम को देख लीजिए, 4Na+O2 ये मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड, 2Na2O, ठीक। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से बना लिया। अब यहाँ पे देखिए 2Mg+O2, तब भी देखिए ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक। तो एक ये गुण हो गया रासायनिक। फिर है जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया करते हैं। सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देखिए कैसे। सोडियम 2Na+H2O, 2H2O, ठीक है। सोडियम और जल का देखिए यहाँ पर कराएगी रासायनिक अपक्रिया, तो 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बना दी यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही नीचे दूसरा भी दिया गया है। अब देखिए अम्ल के साथ अब क्रिया करके, अब अम्ल के साथ जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए Zn और 2HCl, तो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जिंक जस्ता है। जब इन दोनों को रासायनिक क्रिया करेंगे तो ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त करेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। जर्मेनियम। जर्मेनियम आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जर्मेनियम, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि धातु और अधातु दोनों में, दोनों के गुण किन में पाए जाते हैं, तो ये जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी है, और इन्हें उपधातु कहते हैं, ठीक है। धातु का संक्षारण क्या होता है, मतलब कुछ धातु खराब होती है किसी तरीके से, उसी को संचारण कहते हैं। देखा, लोहे की कील, पेंच, पाइप और रेलिंग यदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहे तो उनकी सतह पर लाल भूरे रंग की परत जम कर जाती है, मतलब जिसको हम लोग जंग कहते हैं। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक परत के रूप में जम जाता है, ठीक है। देखिए में उतरने से धातु का नष्ट होना संचारण कहलाता है। संचारण क्या है, मतलब वही जंग लगना। जैसे लोहे के संचारण को जंग लगना कहते हैं, मतलब कोई चीज खराब हो धातु अगर, तो उसी को संचारण कहते हैं। धातु को संचारण से कैसे बचाया जा सकता है, बस खाली ऐसे इसके हेडिंग्स देख लीजिए। पेंट का लेप चढ़ा देते हैं हम लोग, जैसे दरवाजे होते हैं लोहे के होते हैं, उनके ऊपर देखिए पेंट चढ़ा दिया जाता है, इसीलिए कि वो सुंदर दिखे, लेकिन मेन कारण यही होता है कि वो खराब ना हो। ग्रीस या तेल लगाकर, ठीक है। गैल्वेनीकरण मतलब धातु को चढ़ा दिया जाता है कोई अन्य धातु, ठीक। विद्युत का लेपन कर दिया, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या अधातु का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होता है। अब यहाँ पे मिश्र धातु देखिए, ये क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाता है लगभग, ये नॉर्मली ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, और इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने का। अब देखिए पीतल जो मिश्र धातु है ये किससे मिलकर बनती है, तांबा एवं जस्ता। उपयोग तो पता ही है, बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावट, ये तो फालतू बात है। कांसा जो है ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है। सोल्डर ये सीसा और टिन से मिलकर बनता है। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है। तो ये आप लोग रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मत छोड़िए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, लोहे में क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, ठीक। पिग आयरन क्या होता है,
बात्या भट्टी से प्राप्त लोहा, बात्या भट्टी से जो लोहा प्राप्त होता है उसे पिग आयरन करते हैं, मतलब कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहा कहलाता है। इसमें 93% लोहा होता है और 4 से 5% कार्बन तथा शेष जो बचता है वो सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां होती हैं, जिसके कारण इनका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। अब इस्पात किसे कहते हैं देखिए, यह लोहे का एक दूसरा रूप है जिसमें आयरन 98.8% से 99.8% होता है और कार्बन 0.25 से 1.5% होता है और शेष में SI, P और Mn ये आपकी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे ये दो, देखिए दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में 2 चैप्टर हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक वीडियो ऐसी भी आएगी जिसमें 3 चैप्टर होंगे, क्योंकि कल तक मुझे कंप्लीट करना है। और अब देखिए 3 और 4, 4 चैप्टर आपके कक्षा 8 में कंप्लीट हो गए हैं, टोटल 17 चैप्टर हैं। तो हमारे पास सिर्फ 13 चैप्टर और बचे हैं। ठीक, 13 चैप्टर और बचे हैं जो कि आपकी 6 वीडियो में हो जाएंगे, 6 वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग इसमें 3 चैप्टर को रखेंगे, एक एक वीडियो में, बाकी सब में दो ही दो रहेंगी। तो छः छः वीडियो के अंतर्गत क्या होगा, 3 वीडियो आपको आज मिल जाएंगी और 3 आपको कल मिल जाएंगी। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग मैथ्स पे अभी आज और कल थोड़ा सा धीमे ही काम चलेगा और उसके बाद से 2-3 दिन में पूरी मैथ्स आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी, क्योंकि सिर्फ मैथ्स पे ही मेन फोकस रहेगा। बाकी तो आपके वो क्वेश्चन है जो आपको आपके 1,000 प्लस कराने हैं मुझे, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, वो मतलब वो तो मतलब परसों से ही चलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो तो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसके अलावा आपको अंदर इसमें कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, और जैसी भी वीडियो लगी हो या आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।